नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी फौजियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी तिरंगा सीरीज में संसद के बारे में पढ़ना शुरू किया था और एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन आपको हमने दिया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। कुछ ऐसे भी फैक्ट होंगे जो आप अग्निवीर की परीक्षाओं में, एसएससी जीडी की परीक्षाओं में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको लिखा गया है और इस पॉइंट की शुरुआत हम लोग आज के अपने इस क्लास में कर रहे हैं पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको ध्यान में रखना होता है और वो आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 79। अब आर्टिकल 79 क्या होता है तो ये आप जानते हैं कि आर्टिकल 79 के अनुसार संसद होगी और जो कि राष्ट्रपति और दो सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो इसका फुल प्रोविजन जो है वो आपको आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक फार्मूला भी आपको बताता हूँ कि अगर आपको 79 से भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करना है तो उसके लिए एक फार्मूला आपको लगाना होता है +89 का। अब +89 का फार्मूला क्या होता है, जरा यहाँ पर इस बात को समझिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो +89 का फार्मूला आपके लिए होता है, यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि आपने देखा कि आर्टिकल 79 में किस बात का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 79 में प्रावधान है आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट का। यहाँ पर हम लोगों को बात करनी होती है फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट की। और जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक आपको मिलता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक यहाँ पर मिल जाता है आपका प्रेसिडेंट होता है और दूसरे में आपको ध्यान में रखना है एक प्रेसिडेंट होता है और दो यहाँ पर हाउस होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा और दूसरे को हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो यहाँ पर ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल की हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल 79 में आपको ये प्रोविजन है। अगर दोस्त आप इसी पर +89 करते हैं तो आपको मिल जाता है आर्टिकल 168 और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर प्रावधान होता है आपके विधानमंडल का। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 79 के बाद जो आपका अगला प्रावधान है उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। अब भारतीय संसद के जो 3 अंग हैं तो हमारी संसद जो है वो ब्रिटिश संसद की एक प्रतिमूर्ति के रूप में है। यानी कि मैक्सिमम प्रोविजन जो हमने लिए हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सिस्टम से हमने ज़्यादा लिया है। और ये एक सवाल आपके लिए बन सकता है कि आखिर हमने किस वजह से ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है, एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे पास इसका ज़्यादा ऐतिहासिक अनुभव है। और दूसरा एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है, तो आपको वहाँ पर लगाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935 की भारत शासन अधिनियम जो है वो सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स होता है आपके भारतीय संविधान का। चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसकी चर्चा कर लिया। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि लोकतंत्रात्मक संसदीय सरकार की व्यवस्था में विधान पालिका को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो लेजिस्लेचर हैज बीन गिवन टॉप प्लेस इन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री
गवर्नमेंट, और यहां पर द रियल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहां पर आपको बताया गया है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से भी समझ सकते हैं, ये विधान पालिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और विधान पालिका का उत्तरदायित्व जो होता है वो जनता के प्रति होता है, यानी कि पीपल के प्रति। द रियल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, यानी कि जो आपको जनता होती है उसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे देश की रियल यानी कि वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, और लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो पीपल्स ऑफ इंडिया के लिए। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखिए, तो यहाँ पर आपको सीखना है संसद के काम कौन कौन से होते हैं। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट की अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन द पार्लियामेंट हैज द फॉलोइंग पावर्स। यहां पर विधायिकी अंग के रूप में संसद की कौन कौन से कार्य होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का जो लेजिस्लेटिव पावर होता है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट हमारी कौन सा फंक्शन करती है, अगर इसकी बात करते हैं तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो किस टाइप के सब्जेक्ट पर ये कानून बनाने के लिए ऑथोराइज्ड है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट और इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर संघ सूची और समवर्ती सूची पर ये कानून बनाने का पूरा अधिकार रखती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में लिस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि संघ सूची समवर्ती सूची के सभी विषयों, संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, आर्टिकल 249। और जब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 को, तो यहाँ पर आपको एक प्रोविजन किया गया है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी ऐसे विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है केंद्रीय संसद को, यानी कि पार्लियामेंट को मिल जाता है। अब यहां पर देखिए दूसरा जो काम इसके हैं, इसका जो दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य आपको मिलता है यहां पर कार्यपालिकी शक्ति। मीन्स आपको एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में अगर हम लोग पार्लियामेंट के फंक्शन की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपनी नीति और अपने काम के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्शंस। अब यहां पर देखना है कि संसद जो होता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछकर निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखती है। तो इस पॉइंट को अगर आप यहां पर देखें तो आपको मिल जाता है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू आस्किंग द क्वेश्चंस, और इसके बाद सेन्योर्ड मोशन, यहां पर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन सभी के जरिए क्या करता है, ये इन सभी के जरिए यहां पर नियंत्रण स्थापित करने की बात होती है कार्यपालिका शक्ति। तो यहाँ पर आपने संविधान जो संसद हमारी है इसके आपने दो पावर देखे, एक को हम लोग लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं और दूसरा हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में आप जानते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाने का अधिकार रखती है, और इसके अलावा अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर में आपको पता है कि यह जो है वो विधायिका के जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके नीति निर्माण के लिए संसद के प्रति ये उत्तरदायी होती है। निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो हमारी पार्लियामेंट में चलते रहते हैं। अगला पॉइंट आप देखिए फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट के, तो यहां पर आपको मिल जाता है वित्तीय शक्तियां, यानी कि फाइनेंशियल पावर की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें तो संसद का देश की आर्थिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसके अलावा कर और अनुदान आदि मांगे संसद को स्वीकृति के बगैर पारित नहीं हो सकती हैं, ये बात आप जानते हैं। इसके बाद देखिए
अगला है आपका न्यायिक शक्ति, और यहाँ पर आपको जो जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करना है हम लोगों को, तो जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो अंडर दिस पावर पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इलेक्शन कमिश्नर, इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सभी के लिए क्या करती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है हमारे देश की पार्लियामेंट के बारे में। तो ये चीज आपने यहाँ पर ये भी देखा, और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग इम्पीचमेंट की बात करते हैं, मीन्स महाभियोग की बात करते हैं, तो ये केवल और केवल किसके लिए यूज किया जाता है, इट यूज ओनली फॉर, किसके लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। हालांकि आप जानते हैं कि जो हम लोग महाभियोग प्रक्रिया की बात करते हैं, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया अन्य सभी पदाधिकारियों के लिए होता है, बट यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल की अगर बात करेंगे तो यह केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है, भारत के राष्ट्रपति के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे कुछ अन्य शक्तियों की पार्लियामेंट की, तो यहाँ पर आप देखिए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, आप जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है, इन दोनों का जो इलेक्शन होता है, इसके लिए जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि इसके लिए क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोविजन किया गया है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए दोनों अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं। बात करें अगर राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज की, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर शामिल होते हैं कौन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल और केवल, इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के लिए ध्यान में क्या रखना है कि इसमें केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर ही शामिल होते हैं। और इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रकार के मेंबर शामिल होते हैं, यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, नए राज्यों का गठन करना है, तो ये सारा अधिकार किसको होता है, ये सभी अधिकार होते हैं हमारे देश की पार्लियामेंट को। इसके अलावा संविधान में उस सीमा तक संशोधन भी कर सकती है जहां तक उसका मूल ढांचा परिवर्तित न हो, और अन्य समस्त आकस्मिक विषयों पर तत्काल प्रभाव से चर्चा करने का अधिकार भी हमारे देश की पार्लियामेंट को ही होता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहां पर देख लिए हैं। दोस्तों, अब बात करनी है हम लोगों को जो हमारे देश के संविधान में आपको जो दो सदन दिए गए हैं, यानी कि हाउस 1 और हाउस 2। तो यहाँ पर आप देखिए तो पहला नंबर पर आता है आपका राज्यसभा। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं राज्यसभा इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य के प्रतिनिधि होंगे उनके जरिए इसका जो है गठन किया जाता है। राज्यसभा का गठन राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है, इसी वजह से इसको स्टेट काउंसिल या राज्य परिषद के नाम से भी जानते हैं, या इसी को राज्यसभा या राज्य परिषद कहते हैं। अब यहाँ पर आप बात करें अगर किस आर्टिकल में राज्यसभा का प्रोविजन है, तो इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसके अनुसार इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो होती है 250, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य कहाँ से आएंगे, राज्यों से आते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं।
और इनमें से जो 238 सदस्य हैं वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। मीन्स 238 मेंबर फॉर राज्यसभा ये कहां से आएंगे, ये आते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आप देखिए तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो होंगे उस तरीके से आएंगे जिस तरीके का प्रावधान कौन करेगा, पार्लियामेंट करती है। इसके बाद देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो यहां पर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 233 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यहां पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपको मिलता है कि ये जो 12 सदस्य आते हैं, ये 12 सदस्य कहां से आते हैं, तो ये आते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव होता है। तो इस तरीके से वर्तमान में अगर राज्यसभा के स्थानों की बात करें तो ये हो जाते हैं टोटल 233 प्लस 12 यानी कि 245 मेंबर। फिर यहाँ पर आप देखिए कि नॉमिनेटेड जो 12 मेंबर होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हमने आपको विशेष ध्यान दे करके इस बात को समझने के लिए प्रेशर आप पर डाला है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है और आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होता है वो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार, चूंकि आपको हमने बतलाया भी है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में किस बात का प्रावधान होता है। चूंकि आपको पता है कि मूल संविधान में अगर हम लोग बात करते हैं टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, तो आपने देखा था टोटल 8 शेड्यूल होते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि टोटल 12 हैं वर्तमान में, और इसमें से जो चौथी शेड्यूल है उसमें प्रावधान किया गया है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। इसके बाद देखिए तो अगला जो पॉइंट है आपको यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है और अस्थाई सदन होने का मतलब है कि इसको कभी भी भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता। लेकिन इसके 1/3 कितने 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा जो है वह एक अस्थाई है, परमानेंट हाउस है, लेकिन इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिटायर्ड होते रहते हैं। इस बात का प्रावधान आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक सदस्य यानी कि प्रत्येक सांसद का जो कार्यकाल होगा वो हो जाता है 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका प्रावधान आपको आर्टिकल 64 में दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव होता है उसका चुनाव होता है अपने सदस्यों में से ही, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सदन में एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। इसी तरीके से आपने देखा है राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। इसी तरीके से जरा यहाँ देखिए राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव होता है वह राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही करता है। जब सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपसभापति उसके पद के कर्तव्यों का पालन करता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पहला वही जो हम लोगों ने बात किया है आर्टिकल 249 की। जब 249 की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, और आप यहाँ पर ध्यान में क्या रखेंगे कि संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है। अंडर दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा has the right to declare any subject of the state list as of national importance by a 2/3 majority of the member of present and participating in the voting in this way।
अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और घोषित करने में जितने उपस्थित हैं और मतदान देने वाले मेंबर हैं उसके 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर इस बात को प्रूव कर देता है कि यह नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा? केंद्रीय संसद को मिल जाता है। इस प्रकार अगर देखें तो 1 वर्ष तक लागू रहती है और यदि संसद इसे स्वीकार कर लेता है तो यह पूरी तरीके से लागू हो जाता है। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और होता है, आर्टिकल 312 यानी कि अनुच्छेद 312। तो संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने 2/3 बहुमत से पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार जो है वह केंद्रीय संसद को दिया जा सकता है। यहाँ मतलब क्या है कि जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव न पारित कर दे, यानी कि राज्यसभा जब तक इस तरीके का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक न तो भारत सरकार और न ही संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था कर सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है आपके डिफेंस एग्जाम में, एनडीए और सीडीएस में, कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं या कैसे ऐसे कौन से प्रावधान हैं जहां पर राज्यसभा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्टिकल 249 और 312। अब यहाँ पर आप देखिए तो संसद ने अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया है, जैसे आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस, आईएसएस, आईईएस और एआईएमएस। तो यहाँ पर देखिए संसद की जो पहली बैठक हुई निर्वाचित लोकसभा की वो होती है आपकी 13 मई 1952 को। तो यहाँ पर आपने देख लिया है हम लोगों ने टोटल अपनी जो कंप्लीट बात थी वो हम लोगों ने बात किया है आज के अपने इस तिरंगा सीरीज में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में बात किया है। और इसके बाद में हम लोगों को जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो हम लोगों को बात करना है लोकसभा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही है। बत्रा डिफेंस एकेडमी के साथ आप जुड़े रहें, अपने एनडीए और सीडीएस की तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, हम लोग फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।